गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज पहला लेक्चर है इंडियन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अभी देखिए मुंह पे आने में भी थोड़ा समय लगेगा, अब तक हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट ही बोलते आए हैं, तो इट वुड टेक टाइम कि आपके मुंह पे चढ़े बीए से भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और दिस इज माय फर्स्ट क्लास ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल में एविडेंस एक्ट की। हम लोग जो क्लासेस लेंगे इस फाउंडेशन बैच में वो अराउंड होगी 80 प्लस लेक्चर वी वुड टेक ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। हम बहुत गहराई से इसको पढ़ेंगे और कुछ कुछ टॉपिक्स कई हफ्ते भी चल सकते हैं और कुछ कुछ टॉपिक्स कुछ दिन में भी और कुछ घंटों में भी खत्म हो सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, तो ये किस रिगार्डिंग बात करता है, क्या बताता है, क्या लाइबिलिटी इम्पोज करता है पार्टीज के ऊपर। तो जो बच्चे जिनकी आज फर्स्ट लेक्चर है, ओरिएंटेशन लेक्चर है, तो मैं उनको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो टाइम होने वाला है 1 से 1.5 साल, ये आपको पूरे मेहनत के साथ देना है। और कभी आपको लगेगा कि कुछ पढ़ रहे हैं सर, याद नहीं हो रहा है। जो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं नए स्टूडेंट, वो ये कहते हैं सर पढ़ तो हम बहुत रहे हैं लेकिन याद नहीं हो रहा है। तो दिस इज नॉट ए वेरी न्यू कंडीशन फॉर एवरी स्टूडेंट। ये हर बच्चे के साथ में होता है और हर बच्चे इस चीज़ को फील करता है। जनरली क्या होता है, जब आप एक सब्जेक्ट पूरा कवर करते हैं उसके बाद में फिर आप उसके कंटिन्यूस टेस्ट देते हैं, तब वो सब्जेक्ट आपको याद होना स्टार्ट होता है। अगर आपने सिर्फ पढ़ा है और टेस्ट नहीं दिया है तो आपको हमेशा यही फील होता रहेगा कि आपको याद नहीं हो रहा है। टेस्ट वगैरह सब टाइम पे होते रहेंगे। अभी जैसे ये टॉपिक खत्म होगा, आज ओरिएंटेशन लेक्चर है और जनरली एक ओवरऑल में बताऊंगा एविडेंस एक्ट क्या काम करता है और कैसे, क्या महत्व है एविडेंस का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है और किस तरह से कोर्ट्स में इसको यूज किया जाता है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं विद रेस्पेक्ट टू ओल्ड लॉ एंड न्यू लॉ, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। हम फर्दर मोर ये भी डिस्कस करेंगे कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये क्या एपीओ में आएगा। जी नहीं, एपीओ में नहीं आएगा। एपीओ में भी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ही आएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो है, इसने रिपील कर दिया है, इसने विलोपित कर दिया है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। मतलब जो पहले 1872 एक्ट था उसको पूरी तरह से ये रिपील करके नया एक्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है और इसके अंदर कुछ चेंजेस भी आए हैं। जैसे मैं बात करता हूँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर इन लोगों ने के अंदर क्या क्या चेंजेस ये लोग लेके आए हैं। जैसे मेजर जो चेंजेस हुए हैं इसके अंदर, मेजर चेंजेस जो हुए हैं एविडेंस एक्ट के अंदर, एविडेंस एक्ट में जो मेन चेंजेस हुए हैं वो हुए हैं सेक्शन के नंबर्स बदले हैं। कुछ ज़्यादा सेक्शन नए ऐड नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नया प्रोविजन इन्होंने ऐड कर दिया हो जो कि एविडेंस के रिगार्डिंग बहुत यूजफुल हो और हेल्पफुल हो, क्योंकि एविडेंस एक्ट ऑलरेडी पहले बहुत एग्जॉस्टिव था अपने आप के अंदर। ये पहले ही बहुत एग्जॉस्टिव था। जनरली क्या था कि लास्ट टाइम सेक्शन 3 जो डेफिनेशन क्लोज था, जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 3 डेफिनेशन क्लोज था, उसके अंदर सब क्लोजेस नहीं दिए हुए थे। अगर आप पुराना एविडेंस एक्ट कंपेयर करेंगे तो सेक्शन 3 के अंदर क्लोजेस नहीं लिखे हुए थे, सिंपल डेफिनेशन दी हुई थी। जबकि यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, सेक्शन 2 कर दिया है। सेक्शन 2 यहाँ पे डेफिनेशन क्लोज हो गया है और उसके 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 सबॉर्डिनेट जितने भी पार्ट थे ए बी सी डी, उनको लोग लेके आ गए। कुछ इन्होंने री नंबरिंग के साथ साथ इनको एक बार जितने भी प्रोविजंस हैं उनको एक बार ऊपर नीचे और किया है। मतलब इन्होंने पूरे के पूरे स्ट्रक्चर, पूरे के पूरे फ्रेम को, जैसे आप एविडेंस एक्ट की डेफिनेशन देखेंगे, जो पहले पैरा 5 में दी गई थी, अब उसको चेंज करके इन्होंने चेंज कर दिया है। मतलब इन लोगों ने री नंबरिंग किया है, उसके अलावा इनको रीफ्रेज और किया है। और क्या चेंजेस किए इन लोगों ने एक 85, जैसे 85 ए बी सी, जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से जितने भी सेक्शंस ऐड हुए थे उनको पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड सेक्शन दे दिया है। जैसे 65 ए, 65 बी, जितने भी आप उसको देखेंगे, 65 ए, 65 बी, जो अब बन गया है 62, 63। पहले 85 ए बी सी जो भी आरजेएस में भी आया, 85 ए बी सी, अब उसको नंबर दे दिया इन्होंने 85, 86, 87। तो इन्होंने उसको री नंबरिंग ज्यादा किया है। मतलब जिन बच्चों के पास में एविडेंस का पुराना एक्ट है उन लोगों को कुछ नहीं करना है, उन लोगों को अपने बैरेट के जितने भी सेक्शंस लिखे हुए हैं उनको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने का मतलब है कि जैसे जहाँ पे 85 ए लिखा हुआ है वहाँ पे 85 करना है, 85 बी लिखा है वहाँ पे 86 करना है, 85 सी लिखा है वहाँ 87 करना है। कुछ नहीं, अपने नंबरिंग लेके उसको काट दीजिए। अगर बहुत ज्यादा अगर आपको लगता है कि अभी नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं। और मेरी तो ये सुझाव रहता है कि हमेशा बैरेट को
फ्रेश बैरेट के साथ फ्रेश शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि बैरेट में क्या होता है ना, यादें जुड़ी होती है। आप सफल हुए असफल हुए वो सारी यादें आप पे। अगर आपको लग रहा है कि नया एक्ट आ रहा है और पूरा नया एक्ट जुड़ा है, तो आपको नया खरीद लेना चाहिए। और जिन बच्चों के पास ने अभी उन्होंने नया खरीदा ही है, लेकिन उन्होंने पुराना वाला परचेज कर लिया था पहले समय के पहले, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उनको सिर्फ नंबरिंग इसकी चेंज करनी है और कोई इशू नहीं है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं एविडेंस, और एविडेंस का थोड़ा सा पर्पस समझते हैं कि पर्पस क्या है एविडेंस एक्ट का। देखिए, ट्रायल या तो सिविल हो या क्रिमिनल, कोर्ट को जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज रिक्वायर्ड होती है वो है एविडेंस। आपको एक जस्ट डिसीजन पे पहुंचना है किसी भी केस के अंदर, तो यू मस्ट हैव सर्टेन प्रूफ ऑफ फैक्ट्स। आपको उन तथ्यों को साबित करने के लिए आपके पास होना चाहिए। जनरली बात क्या होती है कि सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस में एविडेंसेस अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं। अब एविडेंसेस जो होते हैं, एविडेंस आर द कोर फंडामेंटल्स जो कि आपको जस्टिस करने में हेल्प करते हैं। एविडेंस एक्ट बहुत सारी चीजों का जवाब देता है कि किस फैक्ट के ऊपर रिलाय करना है, जजमेंट किस फैक्ट के ऊपर बेस्ड होगा। जैसे आप एक बार निकालिए, नया जो पुराना वाला है उसमें सेक्शन 165, नया पुराना वाला है उसमें सेक्शन है 165, और जो नया वाला है, नया वाला जो एक्ट है उसके अंदर है सेक्शन 168। सेक्शन 168 निकालिए। सेक्शन 168 के अंदर आप ये देखेंगे एक प्रोवाइजो लिखा हुआ है। पुराने वाले बच्चे तो निकालिए प्लीज 165 का प्रोवाइजो, और नए वाले बच्चे निकालिए जो नया बीएससी जिसके पास है, उसके पास भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, वो सेक्शन 168 का फर्स्ट प्रोवाइजो देखिए, पहला परंतुक देखिए, वो क्या बात करता है और वो किस बारे में बात करता है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ये जिसके रिगार्डिंग बात करता है वो चीज है, प्रोवाइडेड दैट द जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स डिक्लेयर्ड बाय दिस कोर्ट बाय दिस अधिनियम टू बी रिलेवेंट एंड ड्यूली प्रूव्ड। परंतु निर्णय उन तथ्यों पर जो इस अधिनियम द्वारा सुसंगत घोषित किए गए हैं और जो सम्यक रूप से साबित किए गए हों आधारित होने चाहिए। मतलब कि एविडेंस आपको बताता है, ये जो एविडेंस एक्ट है, ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ये आपको एक चीज क्लियर करता है, और वो चीज क्या क्लियर करता है कि कौन से फैक्ट्स रिलेवेंट है, क्या तथ्य सुसंगत माने जाएंगे न्यायालय द्वारा, इसके बारे में ये कोर्ट बताता है। बीएसए जो है, बीएसए वो ही पुराना ही एक्ट है, सिर्फ नंबरिंग चेंज कर दी है। जहां पे इन लोगों ने पहले लिखा हुआ था बाय दिस एक्ट, तो उसको अब अधिनियम कर दिया है इंग्लिश मीडियम में। सो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक्ट की जगह अधिनियम लिखने की, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को तो कोई चेंज नहीं है, पहले भी उनके लिए वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही था और अभी भी आज भी वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही है, ठीक है। तो जो ये अधिनियम है, इस अधिनियम के अंतर्गत हम लोग कार्य करेंगे। सेकंड ऑफ थिंग, एविडेंस और क्या काम करता है, एविडेंस क्यों जरूरी होता है, क्यों रिक्वायर्ड होता है। एविडेंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पड़ती है कि सर डॉक्यूमेंट कैसे लिए जाएं। जैसे दो तरह के डॉक्यूमेंट बताए यहाँ पे, प्राइमरी डॉक्यूमेंट और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट, जिसको हम प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस भी कहते हैं। तो जनरली बात क्या होती है कि कौन से डॉक्यूमेंट पे कोर्ट को रिलाय करना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट कोर्ट को रिलाय नहीं करना चाहिए, या कौन से डॉक्यूमेंट है जिनका वेटेज ज्यादा होता है, एविडेंस वैल्यू जो हाई होती है कोर्ट के अंदर, हम ये भी देखेंगे। हम डिफरेंट फैक्ट्स देखेंगे जो कि रिलेवेंट कब कब किन किन सिचुएशंस में रिलेवेंट होते हैं, हम उनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एडमिसिबल होता है कोर्ट के अंदर। इसके रिगार्डिंग जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, जैसे अभी टी वसीर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका आया 2023 में, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। हम अर्जुन पंडित राव खोटकर जो 2020 का था, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। हम अनवर पीवी को भी डिस्कस करेंगे, हम टी बशीर को भी डिस्कस करेंगे, उसके साथ में हम थॉमस ब्रूनो को भी डिस्कस करेंगे। तो जनरली जो क्लासेस होगी, क्लासेस का ड्यूरेशन लंबा है। देखिए, मेरा फोकस समझाने पे ज्यादा होता है और लिखवाता तो मैं हुई उसके साथ में, क्लासेस की ड्यूरेशन इसलिए ज्यादा लंबी होती है। मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे से उसको समझाते हैं क्लास में, जब 3-4 बार चीज रिपीट होती है और बच्चा ध्यान से सुनता है, तो वो चीज उसके अंदर स्टोर होती है। नेक्स्ट बात में जो मैं करने वाला था वो ये कि एविडेंस एक्ट इसके बाद में बताता है कि किन सर्कमस्टांसेस में आप ओरल एविडेंसेस दे सकते हैं और किन सर्कमस्टांसेस में ओरल एविडेंसेस बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। हम हीट से एविडेंस को पढ़ेंगे, हम रेस जेस्टे को पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ। एविडेंस एक्ट ये भी बताता है कि सबूत का भार किस पार्टी के ऊपर है, किसके ऊपर है, किस पार्टी या किस पक्षकार के ऊपर है, किस चीज को साबित किया जाना चाहिए। इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम बाकी ये भी देखेंगे कि कहाँ पे आप कंपेल कर सकते हो, कहाँ पे आप परमिट करोगे। कंपेल और परमिट का मतलब होता है आप किसी को विवश किस परिस्थिति में कर सकते हो, साक्ष्य देने के लिए। इसके ऊपर अभी आरटीएस मेंस में भी सवाल आया, मैं वो भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। क्लासेस में जितने भी मेंस के सवाल आए हुए हैं वो भी साथ साथ डिस्कस होंगे और उनके भी मैं आपको मॉडल आंसर्स लिखवाता जाऊंगा।
ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट, ये एक्ट पुराने एक्ट की तरह ही है, बाकी फिर हॉस्टाइल हो गया, रिफ्रेशिंग मेमोरी हो गई, क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया और जज की पावर हो गई, ये सारे प्रोविजंस होके वही रहेंगे। हम इनको डिटेल में जाके पढ़ेंगे इन दिस क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं इस एक्ट के इनेक्टमेंट की और बाकी चीजों की। लिखिए, थोड़ा सा लिखेंगे। थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा लिखेंगे, फिर इसमें समझाऊंगा बाकी चीजों को। लिखिए, द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की मंजूरी मिली 25 दिसंबर 2023, 25 दिसंबर 2023, 25 दिसंबर 2023, and it was enforced on 1st July 2024, and it was enforced on 1st July 2024, तथा इसे लागू किया गया 1 जुलाई 2024 से, तथा इसे लागू किया गया 1 जुलाई 2024 से। यस यस, आगे लिखिए। द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम द भारतीय साक्ष्य अधिनियम has repealed the old Indian Evidence Act, the old Indian Evidence Act 1872, the old Indian Evidence Act 1872। लिखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने 2023 ने पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को निरसित किया। पुराने साक्ष्य अधिनियम 1872 को निरसित किया। The Indian Evidence Act has The Indian Evidence Act has 12 chapters, 170 sections, and 70 sections, and हिंदी में लिखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 12 अध्याय, 170 धाराएं, 170 धाराएं, वह 4 भाग हैं, वह 4 भाग हैं, वह 4 भाग हैं, and it has 4 parts, and it has 4 parts, and it has 4 parts। टुडे इज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर। सो मैं एविडेंस के कुछ फर्दर बात करना चाहता हूँ कि हाउ एविडेंस एक्ट वर्क्स, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कैसे काम करता है। अब मैं बीए से बोलूंगा, ठीक है ना, आई वुड स्पीक बीए से, ठीक है, तो आप लोग समझ जाना कि आई एम टॉकिंग अबाउट एविडेंस एक्ट। सो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है ये किन परिस्थितियों में लागू होता है और किन परिस्थितियों में लागू नहीं होता, इसको हम समझते हैं। और जनरली एविडेंस एक्ट के अंदर जो इसकी
एक सोल है इस पूरे एक्ट की, वो है रिलेवेंसी वाला पार्ट। ठीक है, सबसे पहले हम रिलेवेंसी वाले पार्ट को ही पढ़ेंगे, डेफिनेशन क्लोजेस, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट रिलेवेंसी पार्ट, कि कब कब सुसंगतता होती है, ये हमें समझना होगा। लेटर पार्ट जो है एविडेंस का, वो टफ टू मॉडरेट है। ठीक है, अभी जो हम पढ़ेंगे इनिशियली क्लासेस में, दीज आर द टफ क्लासेस, बाद में वो क्लासेस आसान हो जाएगी। चलिए, हेडिंग डालिए पार्ट 1, हेडिंग डालिए पार्ट 1, थोड़ा सा लिखिए। थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक है ना। पार्ट फर्स्ट, इसमें लिखिए चैप्टर 1, इसमें लिखेंगे प्लीज चैप्टर 1। चैप्टर 1 कहां से कहां तक है, इसका नाम लिख लीजिए, प्रारंभिक, प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी, ये कहां से कहां तक है सर, सेक्शन 1 टू 2। आज आप लोग नया एक्ट लेके आए, सेकंड पार्ट लिखिए सर। एविडेंस की में बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है और बहुत लेंथ में डिस्कस करनी है, लेकिन फर्स्ट क्लास को आपको पता ही होता है कि फर्स्ट क्लास में ये सब लिखवाता हूं मैं। उससे क्या होता है कि जब आप फर्स्ट क्लास में नोट करते हैं तो आपको एक आइडिया होता है। देखिए, ब्रिटिशर्स ने कुछ किया नहीं किया, लेकिन ये काम बहुत अच्छा किया था उन्होंने। जब भी वो एक्ट बनाते थे, किसी भी कोई भी लॉ बनाते थे, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स देते थे। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स तुम्हें हेल्प करेगी थ्रू आउट द जुडिशियल प्रिपरेशन। कैसे हेल्प करती है, जैसे ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट है, जहाँ पे पूरा इन्होंने सेक्शन वाइज लिखे हुए हैं। जो बच्चे प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं और जिनको सेक्शन नंबर याद करने में दिक्कत होती है, तो टेबल ऑफ कंटेंट को बहुत हेल्प करती है। एंड ऑफ द डे कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ सेक्शन नंबर लिखा हुआ है, अपने एक हाथ यहाँ रखिए और उसको देखिए और सोचिए कि क्या है। आप जितना ज्यादा मेंटल रिवीजन करेंगे, आप उतनी जल्दी इसको समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। ठीक है, मेंटल रिवीजन इज द की, जिससे आप एविडेंस सेट को, ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसको आप कंकर कर सकते हैं। ठीक है, मेंटली रिवाइज कीजिए चीजों को। जैसे आपने, मान लीजिए आपने 2 घंटे की पढ़ाई करी, 2 घंटे पढ़ने के बाद आप उठे, आप दूध लेने गए, चाय पीने गए, सब्जी लेने गए, मेंटली उसी चीज को बार बार सोचिए कि मैंने क्या पढ़ा था। इसको बोलते हैं मेंटल रिवीजन। द मोर यू डू मेंटल रिवीजन, द मोर यू मोर द इन द शॉर्टर टाइम यू विल गेट द सक्सेस। जितना ज्यादा आप मेंटल रिवीजन करेंगे, आप उतनी जल्दी सफलता प्राप्त करेंगे। बहुत से बच्चे मुझे कहते हैं कि सर याद नहीं हो रहा है, तो उनके लिए भी एक बात है, आप मेंटल रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए, आपको चीजें याद होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं रिलेवेंसी की। दिस इज द चैप्टर 2, दिस इज द भाग 2, और हम यहाँ पे रिलेवेंसी की बात करते हैं। देखिए, रिलेवेंसी के सारे सेक्शंस लिखने हैं। पार्ट 2, दिस इज चैप्टर 2। यहाँ पे अलग अलग सब हेडिंग्स दी हुई है। जैसे सेक्शन 3 दिया हुआ है, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, ये अध्याय 2 है। ठीक है, मैं अब छोटी छोटी चीजें नहीं डिक्टेट करूंगा, आप अपने हिसाब से लिख लेना। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, इसमें लिखिए तथ्यों की सुसंगति। लिखिए यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले बच्चे प्लीज, तथ्यों की सुसंगति, तथ्यों की सुसंगति। क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स, निकटता से संसक्त तथ्य, निकटता से संसक्त तथ्य। निकटता से संसक्त तथ्य। आगे लिखिए इसी में, एडमिशन, एडमिशन इज 15 to 25। एडमिशन 15 to 25, 15 से 25। देखिए, सारे सेक्शन ना वही है, बस इनको नंबरिंग दे दिया है, ठीक है ना।
जनरली क्या था पहले, इनकी नंबरिंग थी, और जो ये चीज थी लास्ट टाइम क्या था, जो सेक्शन 4 हुआ करता था हमारा सेक्शन 4 हुआ करता था, मैं प्रेज्यूम सेल प्रेज्यूम, उसको भी इन लोगों ने क्या कर दिया है सर, सेक्शन 21L के अंदर दे दिया। अब तुम्हारे पास डायरेक्ट नहीं है लेकिन देख लेना, 21L के अंदर दे दिया, मतलब जो सेक्शन 4 था उसको इन्होंने एक कम कर दिया है। तो कम करते ही जो पहले सेक्शन 5 हुआ करता था वो क्या बन गया है, 3। ये पहले सेक्शन 5 था, ये क्या बन गया, मैं इसकी एक लिस्ट भेज दूंगा आप लोगों को, मैं आप लोगों को इसकी एक लिस्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। जो भी बच्चे पुराने स्टूडेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए जो बच्चे पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने 1 साल पुराने पढ़ा हुआ है या 2 साल पुराने पढ़ा हुआ है, मैं उनको एक लिस्ट शेयर कर दूंगा जिसमें ये सारी चीजें दी होगी, कैटेगरिकली बता रखी होगी, मैं उनको ये लिस्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। आफ्टर द क्लास जो बच्चा जिसने पुरानी मेहनत की हुई है उसकी मेहनत जायर नहीं जाए, ठीक है। देखिए बहुत टफ नहीं है, सेक्शन नंबर याद करना टफ नहीं होता है, एक टाइम बाद आपको याद हो जाएगा। जैसे सेक्शन 4 था उसको 2L कर दिया है, 21L, तो वो L करते ही ये 5 से 3 में चला गया, और बीच के जो सेक्शंस थे, तो सेक्शन 4 उधर चला गया और 4 का जगह अब क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये अकॉर्डिंगली चीजें चेंज हो गई है, ठीक है, अकॉर्डिंगली चीजें चेंज हो गई है, और वैसे ये चेंज बता रहे हैं। क्लोजली कनेक्टेड फेट जो था ये पहले 6 हुआ करता था, इन्होंने कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, सिर्फ सेक्शन नंबर ऊपर नीचे हुए हैं एविडेंस के अंदर, तो मुझे नहीं लगता आपको उसमें दिक्कत आने वाली है, ठीक है। आगे लिखिए, एडमिशंस में लिखेंगे प्लीज, थोड़ा सा तेज लिखिए। स्वीकृतियां, स्वीकृतियां लिखिए यहाँ पे, स्वीकृतियां। आगे लिखिए, सेक्शन 26, 27, ये पहले क्या हुआ करता था, 32, 33 हुआ करता था पहले, अब ये 26, 27 बन गया है। इसमें लिखिए स्टेटमेंट बाय पर्सन, लिखिए इसमें स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस, उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता। स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस, उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता। दिस इज 26, 27, अर्लियर इट वाज 32, 33। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेंगे। देखिए 27 नंबर जो है, 27 नंबर है, ये पहले भी इंपॉर्टेंट हुआ करता था और ये अभी भी इंपॉर्टेंट है। 32 जनरली बात क्या थी कि इस बार आरजेएस में सवाल आया था सेक्शन 33 से, वैसे ही सवाल अब आएगा आगे 26, 27 से। 26, 27 सेक्शन अब आगे जाके इंपॉर्टेंट सेक्शन बनने वाले हैं। इनको नंबरिंग इनकी चेंज हुई है और जनरली कुछ नहीं है, जिन बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ है उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आगे लिखिए सेक्शन 28 टू 32, इसमें लिखिए स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन। स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन, विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन। स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस 28 से 32, 28 to 32। आगे लिखिए सेक्शन 33, इसमें लिखिए हाउ मच ऑफ ए स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड, हाउ मच ऑफ ए स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड, किसी कथन में कितना साबित किया जाए, किसी कथन में कितना साबित किया जाए, किसी कथन में कितना साबित किया जाए। हाउ मच ऑफ ए स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड। आगे लिखिए सेक्शन 33 टू सेक्शन 34 टू 38, इसमें लिखिए न्यायालयों के निर्णय कब सुसंगत है, न्यायालयों के निर्णय कब सुसंगत है। जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स व्हेन रिलेवेंट, जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स व्हेन रिलेवेंट, जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स व्हेन रिलेवेंट, न्यायालयों के निर्णय कब सुसंगत है। अब लिखिए 39 टू 45, लिखिए ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रिलेवेंट, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रिलेवेंट, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रिलेवेंट। अन्य व्यक्ति की राय कब सुसंगत है, अन्य व्यक्ति की राय कब सुसंगत है, अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है। ये जो एक्सपर्ट वाला पार्ट था पहले, एक्सपर्ट वाला जो पार्ट हुआ करता था अपना, वो अब ये हो गया है, ठीक है। चेंजेस जनरली आप देखेंगे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं,
कैरेक्टर व्हेन रिलेवेंट, दिस वाज 46 to 50। लिखिए इसमें जो पहले 52 से 55 हुआ करता था वो ये हो गया है। शील कब सुसंगत है, शील कब सुसंगत है, कैरेक्टर व्हेन रिलेवेंट, कैरेक्टर व्हेन रिलेवेंट, शील कब सुसंगत है, शील कब सुसंगत है। ठीक है। पार्ट 3 भाग 3। भाग 3 इसका नाम है, पार्ट 3 का नाम क्या है, सबूत के विषय में ऑन प्रूफ। सबूत के विषय में लिखिए यहाँ पे, सबूत के विषय में ऑन प्रूफ, ऑन प्रूफ। इसमें लिखिए चैप्टर 3, जैसे मैं लिखवाता जा रहा हूँ प्लीज वैसे ही लिखिएगा। चैप्टर 3, चैप्टर 3 यहाँ पे नाम लिखिए, चैप्टर 3 का लिखिए यहाँ पे नाम, फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, 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 फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। ये है 51 to 53। आगे लिखिए चैप्टर 4, इसका नाम लिखिए इसके सामने, चैप्टर 4 मौखिक साक्ष्य के विषय में, ऑफ ओरल एविडेंसेस, ऑफ ओरल एविडेंसेस, ऑफ ओरल एविडेंसेस, मौखिक साक्ष्य के विषय में, ऑफ ओरल एविडेंसेस। दिस इज 54 to 55। जनरली जो पहले 59 60 था वो ये हो गया है, जनरली जो पहले 56 से 58 था वो ये हो गया है, तो चेंजेस बहुत ज्यादा हुए नहीं है। आगे लिखिए चैप्टर 5, इसमें लिखिए दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में, ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, दस्तावेजी साक्ष्यों के विषय में। इसमें लिखिए प्लीज 56 से लेकर 56 to 73, सबसे बड़ा चैप्टर यही हो गया शायद, 56 to 73। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेंस के लिए, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा सवाल आता है, हमेशा। अभी आरजीएस में भी सवाल आया था यहाँ से, तो आप जब भी एविडेंस पढ़े तो प्लीज अब इस चैप्टर को जरूर पढ़ना, 56 to 73। अर्लियर इट वाज 61 to 78, पहले 61 से लेकर 78 तक था। अब इस चैप्टर को हमेशा पढ़ना, ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा है और रिलेवेंट चैप्टर रहा है, यहाँ से हमेशा सवाल आया है, या तो प्री से पूछा या मेन से पूछा, या हमेशा सवाल आया इस एक्ट से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी रिलेवेंट पार्ट जो आपको रीड करना चाहिए। आज टेस्ट है आप लोगों का, टेस्ट की तैयारी करके आए आप लोग। देखते हैं कि कौन झंडे गाड़ता है टेस्ट में। देखिए मेरा काम टेस्ट लेना है, आपका काम एग्जाम देना है। क्या लिखा था आपने चैप्टर 5 के अंदर? चैप्टर 5 को 56 से 73 नहीं, यहाँ से यहाँ तक लेना, सॉरी। काइंडली डू इट 93 तक, दिस इज टिल 93। सब पार्ट्स भी इसमें बहुत सारे, हम सबको डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट लिखिए इसका, पहला पार्ट लिखेंगे इसका। इसमें अलग अलग पार्ट है सर, जैसे 56 टू हम बात करते हैं 56 से लेकर 73 तक की। ये बात करता है सर किसकी, ये जनरली बात किसके बारे में करता है? ये जनरली सर बात करता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के बारे में। ये बात करता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के बारे में। चाहो तो दस्तावेजी साक्ष्य दोबारा से लिख सकते हो उसके सामने। 74 to 77 जो बात करता है, ये बात करता है पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में, लोक दस्तावेज के बारे में, लोक दस्तावेज के बारे में, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में। 78 to 93 बात करता है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट, दस्तावेजों के बारे में, उपधारणा के बारे में, दस्तावेजों के बारे में उपधारणा।
प्रिजम्पशन इज टू डॉक्यूमेंट, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट। ठीक है, हम बात करते हैं चैप्टर 6 की। चैप्टर 6 लिखिए इसमें, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंसेस, exclusion of oral evidences by documentary evidences, exclusion of oral evidences by documentary evidences। दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में, दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में, exclusion of oral evidences by documentary evidences। This is 94 to 103। This is 94 to 103। आगे लिखिए पार्ट 4, भाग 4। तो भाग 4 का जो नाम है वो है साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव, प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव, प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। जी, बात करते हैं चैप्टर 7 की, बात करते हैं चैप्टर 7 की। इसका नाम है बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार। ये 104 से लेकर 120 तक दिया हुआ है सर। चैप्टर 8 की बात करते हैं हम लोग। दिस इज फ्रॉम 121 टू 123। इसका नाम है स्टोपल। चैप्टर 8 का नाम क्या है सर? स्टोपल, विबंध, विबंध। चैप्टर 9 की बात करते हैं हम लोग। चैप्टर 9 की बात करते हैं हम लोग, ऑफ विटनेसेस, साक्ष्यों के विषय में, साक्ष्यों के विषय में, ऑफ विटनेसेस, साक्ष्यों के विषय में, ऑफ विटनेसेस। ये 124 से लेकर 139 तक है सर, ऑफ विटनेसेस, साक्ष्यों के विषय में। चैप्टर 10 की बात करते हैं हम लोग। साक्ष्यों की परीक्षा के विषय में, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। दिस इज 142 168। हम बात करते हैं चैप्टर 11 के बारे में। इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, साक्ष्य के अनुचित ग्रहण, साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में, साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में, इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंसेस, इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंसेस। पहले ये 167 था, अभी ये बन गया है 169। पुराने वाले एविडेंस एक्ट में 167 सेक्शंस थे, इसमें हो गए 170। देखिए लास्ट में चैप्टर 12, चैप्टर 12 में लिखिए रिपील एंड सेविंग, निरसन और व्यावर्तियां, रिपील्स एंड सेविंग्स, निरसन और व्यावर्तियां, निरसन और व्यावर्तियां। सेक्शन 170, रिपील्स एंड सेविंग्स, निरसन और व्यावर्तियां। एक लाइन और लिख लीजिए, This act also contains a schedule, this act also contains a schedule। यह अधिनियम, यह अधिनियम, यह अधिनियम
एक अनुसूची भी अनुसूची भी एक अनुसूची के बारे में भी बतलाता है जिसके अंतर्गत दो भाग दिए गए हैं इन दिस अधिनियम, क्या लिखवा है मैंने, शेड्यूल, अंडर दिस अधिनियम, अंडर दिस शेड्यूल कीजिए प्लीज, अंडर दिस शेड्यूल two parts have been given पहला लिखिए, पार्ट ए रिलेट्स टू सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, भाग लिखिए, भाग क इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्रह्यता से संबंधित है। पहले क्या था ना सर, इसका कोई सर्टिफिकेट ऑफ परफॉर्मा नहीं था। जनरली क्या था, आप सबको ये बात पता है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस में ये सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी है। मैंडेटरी इसलिए होता है क्योंकि लायबिलिटी पुट करता है डेपोनेंट के ऊपर, जो भी एविडेंस को देगा। जैसे मान लीजिए अपने कोचिंग के बाद किसी के साथ मारपीट होती है, अपनी कोचिंग में कैमरा लगा हुआ है, अब पुलिस आ गई कि सर आपकी डीवीआर दीजिए हमें, आपके कैमरे में शायद कुछ कैप्चर हुआ होगा, एक बार दिखा दीजिए हमें डीवीआर चाहिए यहाँ की। हाँ, उन्होंने डीवीआर देखी अपने कोचिंग के बाद जो कैमरा लगा हुआ उससे, और डीवीआर में बात उनको पता लगी कि उनको जो भी उनको एविडेंस चाहिए था उनको रिलेवेंट मिल गया। ये एविडेंस जब तक कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होंगे, ग्राह्य नहीं होंगे, जब तक एक सर्टिफिकेट इसके साथ नहीं लगेगा। और सर्टिफिकेट कौन देगा? वो सर्टिफिकेट दूंगा मैं, 65B का। वो पहले 65B का सर्टिफिकेट था, वो बन गया 63 का सर्टिफिकेट। पहले इसका कोई परफॉर्मा नहीं था, लेकिन इन्होंने इस बार परफॉर्मा भी दे दिया है कि क्या फॉर्मेट होगा। एक बार, अब आप लोगों का बैक ज्यादा बच्चे डायरेक्ट नहीं है, तो आप एक बार ये परफॉर्मा देख लीजिएगा। ये जो परफॉर्मा दिया हुआ है इसके अंदर, ये परफॉर्मा में पूरी डिटेल बता रखी है कि उस सर्टिफिकेट में कौन कौन किस किस का नाम होगा, ठीक है। और आप इसमें वो भी चीज दे सकते हो कि इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है द डिजिटल डिवाइस और डिजिटल रिकॉर्ड सोर्स वाज अंडर द लॉफुल कंट्रोल फॉर रेगुलरली क्रिएटिंग, स्टोरिंग और प्रोसेसिंग। जनरली क्या होता है कि जब हम स्क्रीनशॉट भी कोर्ट में सबमिट करते हैं तो हमें ये भी इसका सर्टिफिकेट लगाना है। जनरली आप जैसे मान लीजिए किसी आदमी ने पैसे नहीं लिए, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ आपको उसका। कोई आदमी पैसे खा के भाग गया, ठीक है, अब वो पैसा मांग रहे हो, आप नहीं दे रहा है, कुछ नहीं कर सकते, बस क्या आपके पास कुछ लिखित में नहीं है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, आप मोबाइल में मैसेज कर रहे थे और उसको मैसेज में लिखा भाई पैसे कब देगा, और उसने गलती से लिख दिया कि यार पैसे बाद में दूंगा। तो मतलब ही एक्नॉलेज कि कुछ ड्यू है उसका, कुछ डेट है उसका बाकी, उसने एक्नॉलेज कर लिया इस बात को, उसने स्वीकार किया इस बात को कि कुछ है उसका। आपने कुछ नहीं लिया, उसका स्क्रीनशॉट लिया, ये सर्टिफिकेट दिया आपने, ये सर्टिफिकेट आपने जनरेट किया और इस सर्टिफिकेट को आपने कोर्ट में लगा दिया। तो वो सर्टिफिकेट जैसे आप कोर्ट में लगाएंगे तो इट इज प्रूफ कि ये आप ही के फोन से आया है। जनरली क्या होता है, सर्टिफिकेट क्यों लगाया जाता है, उसमें बताना होता है कि जैसे मान लीजिए ये मेरा फोन है, ये मेरा फोन मेरी कस्टडी में था, कोर्ट कैसे मानेगा? हो सकता है ना किसी ने टेम्परिंग कर दी हो एविडेंसेस में। जैसे मान लीजिए मैं तो क्लास ले रहा हूँ ऊपर जैसे मान लीजिए कोई है नहीं, ठीक है, अब ऊपर डीवीआर में किसी ने गलत इंसर्ट कर दी हो, तो कोर्ट कैसे मानेगा? आप बताओगे कोर्ट को? जनरली बात ये होती है ना कि आप सर्टिफिकेट देने का मतलब ये है कि आप कोर्ट को इंश्योर कर रहे हो, कोर्ट को आप ये बताना चाहते हो कि ये जो भी स्क्रीनशॉट है या जो भी चीज रिकॉर्ड हुई है मेरे फोन से हुई है। जैसे आप डेफिनेशन पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की 21T ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि
कैसे डिवाइस को स्टोर किया जाता है। जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा पूरा टॉपिक, तो मैं आपको पूरी डेफिनेशन के साथ में सीखो, हम लोग लेके चलेंगे आगे। डन। एफएसएल सब में रिक्वायर्ड नहीं होती है। कोई पार्टी ऑब्जेक्ट करती है ना कि नहीं नहीं दिस इज ए टेम्पर्ड डिस्क, कोई पार्टी ऑब्जेक्शन करती है तो ही होती है, हर चीज का नहीं होती है। ऐसा नहीं कि आप हर रिकॉर्डिंग को एफएसएल को भेज रहे हो। अगर एविडेंस कंक्लूसिव है और शकल साफ दिख रही है तो फिर एफएसएल क्यों। मान लीजिए शकल साफ से नहीं दिख रही है, बहुत क्लियर इमेज नहीं आ रही है, इससे बहुत कंक्लूसिव नहीं पता लग रहा है कि ये वही आदमी है जो अक्यूज्ड है, तब एफएसएल होती है। उसके फिर बाद में ऐसा होता है, फिर उसको वो इम्प्रोवाइजेशन के लिए भेजा जाता है, डिस्कोर क्लियर करने के लिए भेजा जाता है। ये सब धीरे धीरे होता है, लेकिन जनरली बात क्या होती है कि जहाँ पे बहुत ही कंक्लूसिव पता लग रहा है कि हु इज द कल्प्रिट, या किसने पूरा ऑफेंस कमिट किया है, तो फिर उस सब में नहीं होता है। पार्टी ऑब्जेक्ट करती है तो कोर्ट भी तो स्वीकार करेगा, तो पार्टी हर चीज में ऑब्जेक्शन कर देगी, फिर कोर्ट कैसे फंक्शन करेगा। जैसे आप जज हैं, आपके सामने कोई एविडेंस आया जो कि आपको कंक्लूसिवली पता लग रहा है कि हाँ ये शक्ल इसी की और ये वही आदमी है, कैमरे ने क्लियरली कैप्चर किया उस चीज को, बात समझ में आ रही है, तो आप दूसरी पार्टी को ऑब्जेक्शन क्यों लेंगे। लेकिन वहीं पे अगर हल्की सी भी कैमरे में मिस्टेक थी, इमेज ब्लर थी, और मोबाइल की लोकेशन, जैसे मान लीजिए मर्डर हुआ, ठीक है, सिर्फ इस बिहाफ पे उठा लिया उस आदमी को, इनके बीच में कुछ पुरानी रंजिश थी, डीवीआर मंगाई, डीवीआर में बहुत सेम हेल्थ हाइट का बंदा तो है, लेकिन बहुत क्लियर फेस नहीं दिख रहा है, और वो आदमी जब मर्डर करने गया उसका, तो वो मोबाइल अपने घर पे छोड़ के गया था, रास्ते में किसी ने भी उसका कैमरे में उसकी इमेज कैप्चर नहीं हुई है, तो उसको बेनिफिट डाउट मिल के वो अक्यूट हो जाएगा। क्योंकि फिर आप बाकी चीजों को कैसे प्रूव करती है, पुलिस को सिर्फ एक कोरोबरेटिव एविडेंस चाहिए होते हैं। पुलिस ये देखती है कि बाकी एविडेंसेस हैं या नहीं है इस पूरे केस में। जनरली बात क्या होती है कि पुलिस कोई कंक्लूसिवली डिटरमाइन थोड़ी करती है कि ये एविडेंस रिलेवेंट है या नहीं है, कोर्ट को ड्यूली प्रूव भी करना पड़ता है। जैसे 165 निकाली आपके इसमें बैरेट में, 165 का प्रोवाइजर, जो सबसे पहले मैंने आते वही बोला, जो पुराना वाला जो नया एक्ट है उसमें 168 है, आप एक बार 168 निकालिए, अगर जिसके पास भारतीय साक्ष्य देने में 168 निकालिए, देखिए इसमें लिखा हुआ है ना, एंड ड्यूली प्रूव, सम्यक रूप से साबित किए जाने चाहिए। तो जो चीज सम्यक रूप से साबित होगी उसी पे कोर्ट जजमेंट भी देगा। जजमेंट हर फैक्ट पे नहीं होता है, जो फैक्ट कोर्ट के सामने रिलेवेंट है और जो प्रूव हो चुका है, जो साबित कर चुकी है पार्टी, जजमेंट सिर्फ उस पे होता है। बच्चे मिस्टेक करते हैं मेंस के लिखते समय, जब बच्चे मेंस लिखने जाता है तो वो जजमेंट में हर पॉइंट लिखता है, जबकि वो चीज साबित हुई है नहीं हुई है कोर्ट के सामने, ये तो बताओ। जब वो चीज प्रूव हो चुकी है कोर्ट के सामने तो ही आप उसके ऊपर जजमेंट लिखिए, तभी उसका जजमेंट में जिक्र कीजिए। बात समझ में आई? हम बहुत सारे केसेस पढ़ेंगे जहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट किन केसेस में दिया जाता है। हम ये भी पढ़ेंगे कि सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस क्या होते हैं, परिस्थितिजन्य साक्ष्य क्या होते हैं, परिस्थिति से उत्पन्न साक्ष्य क्या होते हैं। हम बहुत सारे जजमेंट्स और बहुत सारी चीजें इसमें, बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, तो जो वेरियस जजमेंट्स ने हेल्ड किए, तो हमें पढ़ना बहुत सारा है और समय भी बहुत है, 80 क्लासेस है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम आगे चलते हैं इसमें, ठीक है। चलिए लिखने स्टार्ट कीजिए, वही जो सब बातें मैं लिखवाता हूँ एविडेंस के पहले और बाकी एक्ट के पहले भी। अच्छा, पार्ट बी भी लिखना है ना, हाँ पार्ट बी भी लिख लीजिए एक बार। पार्ट बी रिलेट्स टू ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। पार्ट बी रिलेट्स टू ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। भाग ख भाग ख विशेषज्ञ द्वारा विशेषज्ञ द्वारा भाग ख विशेषज्ञ द्वारा उनकी राय के संदर्भ में भरा जाएगा, उनकी राय के संदर्भ में भरा जाएगा। देखिए पार्ट भी देखिए, और विशेषज्ञ कौन से हैं यहाँ पे,
उसके बारे में लिखिए। हियर द एक्सपर्ट मीन्स, हियर द एक्सपर्ट मीन्स, here the expert means the expert of electronic record, the expert of electronic record। यहाँ विशेषज्ञ द्वारा, यहाँ विशेषज्ञ से आशय है कि, यहाँ विशेषज्ञ से आशय है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से जुड़े हुए विशेषज्ञ, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से जुड़े हुए विशेषज्ञ। आप पढ़ेंगे इसमें तो देखेंगे कि इसमें चीज दी हुई है। देखिए जो एक्सपर्ट होगा वो क्या करेगा सर, मीडिया, डीवीआर, मोबाइल, फ्लैश ड्राइव, सीडी, डीवीडी, सर्वर, क्लाउड, अदर, उन सबको चेक करके बताएगा कि हाँ ये जो ऑब्टेन किया है इसकी हैश वैल्यू क्या है, या फिर इसके इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड क्या है, ये सब क्या होता है। मैं आपको जब ये पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा उस टाइम मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हाउ इट वर्क्स, और ये क्या होता है और कैसे इसको समझते हैं। अभी इतना समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कुछ नहीं होता, एक सिंपल एक चीज होती है, इस पर हम लिखते हैं। मैं आपको 2 1 अगर अभी इसमें जाऊंगा टॉपिक की डिटेल में, तो जब मैं इस पर बताऊंगा तो उसका चाम खत्म हो जाएगा जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। हम उसमें केसेस भी पढ़ेंगे, और जनरली ये एक्सपर्ट की रिपोर्ट क्यों लगाई गई है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई पार्टी ऑब्जेक्ट करती है किसी डीवीआर पे, सीडी पे, फिल्म पे, फोटो पे, मोबाइल पे, वीडियो पे, तो एक एक्सपर्ट भी इसमें रिपोर्ट दे सकता है अपनी। समझ में नहीं बात, ये एक्सपर्ट की है, मतलब ये दोनों जो शेड्यूल में जो ऐड किए गए, ये एक्सपर्ट वो एक्सपर्ट नहीं है, ये वो विशेषज्ञ नहीं है जो मोबाइल, जो अपना फिंगरप्रिंट से रिलेटेड है, साइंस, लो, आर्ट से रिलेटेड है, वो वाला एक्सपर्ट नहीं है। ये जो सेक्शन 45 में था पहले, ये वाला एक्सपर्ट नहीं है। दिस इज ए एक्सपर्ट विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों से जुड़ा हुआ एक विशेषज्ञ है ये, ठीक है। जैसे इन्होंने बताया, जैसे लोकेश ने बोला कि सर अगर कोई ऑब्जेक्ट कर देता है तो जो ऑब्जेक्ट करने के बाद में जो एक्सपर्ट बुला रहे हैं वो ही एक्सपर्ट है। डन। चलिए अब हम आगे चलते हैं, लिखने स्टार्ट कीजिए नेक्स्ट पैराग्राफ से। द लॉज में बी डिवाइडेड, द लॉज में बी डिवाइडेड इनटू सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल, द लॉज में बी डिवाइडेड इनटू सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल। देखिए विधि को दो भागों में पृथक किया जा सकता है, विधि को दो भागों में पृथक किया जा सकता है। पहले लिखिए प्रक्रिया विधि, प्रक्रिया विधि और मौलिक विधि, और मौलिक विधि। ठीक है, आगे लिखेंगे आगे लिखिए इसमें हेडिंग डालिए सब्सटेंटिव लो, मौलिक विधि, इसको बहुत सारे लोग मूल विधि भी कहते हैं, आणविक विधि भी कहते हैं, सार मूल, हाँ सारभूत विधि भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है, डिफरेंट नाम है, मौलिक विधि लिखा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें लिखिए सब्सटेंटिव लो, सारभूत विधि, मौलिक विधि, सारवान विधि, जो भी इसका नाम आप समझो। हिंदी में क्या होता है ना, मल्टीपल नाम है, क्योंकि हिंदी में पर्यायवाची वगैरह बहुत ज्यादा प्रिवेल करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इतना नहीं है। इंग्लिश में हम जो प्रोसीजर को प्रोसीजर ही कहते हैं, क्योंकि हम लोग लॉ में भी वही लिखते हैं, जैसे प्रक्रिया विधि जो होता है। सब्सटेंटिव लिखिए, हेडिंग डालिए सब्सटेंटिव लॉ, इसमें लिखिए द लॉ विच टॉक्स अबाउट, द लॉ विच टॉक्स अबाउट right and duties, right and duties and liabilities are defined as substantive laws, are defined as substantive laws। वह विधियां जो पक्षकारों को अपने अधिकार, दायित्व व कर्तव्य के बारे में, पक्षकारों को अपने अधिकार, दायित्व व कर्तव्य के बारे में बताती है उसे
मौलिक विधि या सारभूत विधि कहा जाता है, उसे मौलिक विधि या सारभूत विधि कहा जाता है। आगे लिखिए, फॉर एग्जाम्पल भारतीय न्याय संहिता, उदाहरण के लिए भारतीय न्याय संहिता, फॉर एग्जाम्पल भारतीय न्याय संहिता जिसके अंतर्गत विभिन्न अपराध परिभाषित किए गए हैं, और सजा के प्रावधान निर्धारित किए गए हैं, which define several offenses and also lays down different punishment for the same. प्रोसीजरल लॉ में लिखिए, हेडिंग डालिए प्रोसीजरल लॉ, इसमें लिखिए प्रोसीजरल लॉ में लिखिए, हेडिंग डालिए प्रोसीजरल लॉ, प्रक्रिया विधि, इसमें लिखिए the law which prescribes the mode of application of substantive law, that how substantive law is regulated, इसमें लिखिए प्रक्रिया विधि से अभिप्राय है कि वह विधि जो कि मौलिक विधि को विनियमित करती है तथा किस तरह से सारभूत विधि का उपयोग किया जाएगा ये बताती है। किस तरह से सारभूत विधि का उपयोग किया जाएगा ये बताती है। आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, द प्रोसीजरल लॉ, प्रक्रिया विधि को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। द प्रोसीजरल लॉ कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्रक्रिया विधि को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला लिखिए, फर्स्ट पॉइंट डालिए, वह प्रक्रिया जिसका न्यायालय में पालन किया जाता है। That procedure which is to be followed in the court, वह प्रक्रिया जिसका न्यायालय में पालन किया जाता है। That procedure which is to be followed in the court. दूसरा लिखिए, that procedure which is required in the existence of rights, duties and liabilities, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से पक्षकार अपने अधिकारों का कर्तव्यों का अस्तित्व में होना साबित करते हैं। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में। देखिए एविडेंस एक्ट ना बहुत सारे लोगों ने पढ़ा नहीं इस क्लास में से, मुझे लगता है ऑलमोस्ट जो बच्चे हैं सारे नए हैं,
उन्होंने एविडेंस एक्ट को नहीं पढ़ा है इस क्लास में। तो मैं बहुत बेसिक और फंडामेंटल से बात करता हूँ। जितना मेरा लिखाने का काम तो मैंने लिखवा दिया, क्योंकि आपको पता है कि सर जब फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा तभी मैं लिखवाता हूँ, बाकी अब 3-4 दिन क्या होगा मैं लिखवाऊंगा नहीं, बस आपको समझाऊंगा चीजें। अब ये समझिए, एविडेंस एक्ट जो है वो दो अलग तरीके से काम करता है। सिविल के लिए अलग होता है और क्रिमिनल के लिए अलग होता है। इसमें अलग अलग तथ्य होते हैं, एक एक करके हम लोग समझते हैं। मैं आपको बाकी धीरे धीरे चीजें समझाता हूँ, एकदम से ज्यादा बर्डन मत लेना। एविडेंस एक्ट आसान है, लेकिन मेंस के हिसाब से बहुत टफ है। एविडेंस एक्ट मेंस में नंबर नहीं देखे जाता है। बच्चों को नंबर क्यों नहीं मिलते मेंस के अंदर एविडेंस एक्ट के अंदर, मैं आपको आज बताता हूँ। एविडेंस में क्या होता है ना सर, सर्टेन वर्ड्स लिखे हुए हैं, इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, वो वर्ड्स के मीनिंग आपको लिखना आना चाहिए। देखिए एविडेंस को मुंह से बोलना आसान है, लिखने में बहुत जोर आता है सर। कुछ एक्ट ऐसे हैं अपने, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 to 75, उसको लिखना बहुत टफ है। अगर आप चाहते हैं एविडेंस को लिखना तो इट इज वेरी हार्ड टू राइट एंड डिस्क्राइब ईच एंड एवरी मीनिंग, वो टफ होता है। रेदर बाकी एक्ट जो है जैसे एविडेंस होगी, जैसे जैसे बाकी सीआरपीसी हो गया, आईपीसी हो गया, इनको लिखना भी आसान है, समझाना भी आसान है। इसको लिखने में और समझाने में दिक्कत आती है। आपको दिक्कत ना आए इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, आप बैरेक का और अपने नोट्स का कंबाइन तैयारी करना। नोट्स को प्रायोरिटी, मतलब इसको नोट्स को क्या, बैरेक को प्रायोरिटी पे रखना। देखिए बैरेक की है जो की है, जितना भी ज्ञान आ रहा है वो सब बैरेक से आ रहा है। प्रीलिम्स के लिए, फॉर द पॉइंट ऑफ प्रीलिम्स, बैरेक पे ही कमांड होना चाहिए और किसी पे कमांड की आवश्यकता नहीं है। बैरेक से बाहर चीज आती नहीं, और अगर आती है तो 2-5 सवाल के ऊपर आते नहीं है। और जब नोट्स पढ़ रहे हैं डिटेल में तो वो चीज भी वहां से कवर हो जाएगी। ठीक है, आगे आगे लिखते हैं। अभी क्या चीज है एविडेंस में और इधर कैसे कैसे काम करता है, हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। पहले मैं डिफरेंसेस की बात करता हूँ, अलग अलग टाइप के मैं डिफरेंसेस बताऊंगा। ठीक है, तो मैं पहला डिफरेंस बता रहा हूँ वो है विद रेस्पेक्ट टू बर्डन ऑफ प्रूफ, कि सिविल और क्रिमिनल में कैसे कैसे अलग अलग तरीके से काम किया जाता है। ठीक है, फिर मैं अलग अलग उसके डिफरेंट आपको अंतर बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है, लिखिए इसको, कि सिविल और क्रिमिनल में क्या अंतर है। तो उसमें लिखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंग्लिश में भी वही लिखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम has a multifold has a multifold differences in case of civil and criminal, in case of civil and criminal procedures, in case of civil or criminal procedures। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सिविल व डांडिक प्रक्रिया में, इसके सिविल व डांडिक प्रक्रिया में अलग अलग प्रारूप हैं, अलग अलग प्रारूप हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे विद बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत के भार के संबंध में, सबूत के भार के संबंध में। फर्स्ट पॉइंट लिखिए बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत के भार के संबंध में। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जा चुका है, और इंटरव्यू में पूछते हैं इस चीज को। हम देखेंगे कि क्या है अलग अलग चीज के लिए। ये डायग्राम बनाइए और इधर लिखिए, इधर लिखिए सिविल वाले कह रहे हैं।
In case of civil, the parties have to prove their case. The parties have to prove their case. The parties have to prove their case. Prove their case till the preponderance of probability. Till the preponderance. Till the preponderance. Till the preponderance of probability. सिविल मामलों में पक्षकार को सिविल मामलों में पक्षकार को सिविल मामलों में पक्षकार को किसी भी तथ्य को किसी भी तथ्य को किसी भी तथ्य को संभाव्यता की प्रधानता तक साबित करना होगा। किसी भी तथ्य को संभाव्यता की प्रधानता तक साबित करना होगा। क्या होता है प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी? प्रोसेस को समझते हैं। संभाव्यता की प्रधानता क्या होती है ये देखिए। हैव यू सीन तराजू? आप लोगों ने तराजू देखा है, ऐसे वाला हाथ से जो पकड़ते हैं। एविडेंस एक्ट में क्या होता है, सिविल केसेस में पता नहीं लगता कि किस दिन जजमेंट आने वाला है, किस दिन डिक्री आने वाली है। क्यों ऐसा? इसलिए होता है जैसे फाइनल आर्गुमेंट्स हो गए तो कभी भी कोर्ट कभी भी किसी दिन टाइम पे जजमेंट दे सकता है। जनरली होता क्या है, द मोमेंट कोर्ट रियलाइज केस 51% है इधर और इधर 49%, जनरली द मोमेंट कोर्ट रियलाइज कि केस 51% झुक चुका है या 49% हो चुका है, कोर्ट उसी दिन जजमेंट दे देता है। इधर क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाके प्रूव करना पड़ता है। आपको 100% श्योर होना पड़ेगा कि इसी ने मर्डर किया, इसके अलावा किसी ने मर्डर नहीं किया। क्योंकि सिविल केसेस में क्या होता है, सिविल केसेस में जनरली बात क्या होती है कि कोई भी पार्टी उस मौके पे नहीं आ पाती जिस मौके पे उसको प्रूव करना होता है। क्योंकि कोई भी पार्टी 100% साबित कर ही नहीं पाएगी। एक पार्टी ने एक डॉक्यूमेंट दिया, दूसरी पार्टी ने एक डॉक्यूमेंट दिया। कोर्ट को सिर्फ ये देखना है कि किस पार्टी के पास में ज्यादा पुख्ता डॉक्यूमेंट है, किस पार्टी की, जैसे मान लीजिए कब्जा हुआ है जमीन के ऊपर, अब कोर्ट को सिर्फ ये देखना है कि किस पार्टी का कब्जा था, कौन सी पार्टी ऐसी है जो पहले से सेटल पोजीशन में थी। सबूत का बाहर भी अकॉर्डिंग चेंज होता है, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ भी अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं। आपको सिर्फ देखना है तराजू में कि किस दर 51% वेटेज हुआ, उधर ही जजमेंट दे दो। सिविल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ ऐसे हो डिसाइड किया जाता है। अब मैं बात करता हूं क्रिमिनल केसेस की। इसमें देखिए, इन क्रिमिनल केसेस the prosecution has to prove the accused beyond reasonable doubt। अब डांडिक मामलों में अभियोजन को अपराधी को उचित संदेह से परे साबित करना होगा। सेकंड पॉइंट लिखेंगे अपन, जो डिफरेंसेस है उनकी ओर, कि सिविल और क्रिमिनल में कैसे अलग है। with respect to character with respect to character शील के संबंध में देखिए शील क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि शील कैसे इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए ऐसा है,
कैरेक्टर की मैं बात करता हूं तो सिविल के कैरेक्टर और क्रिमिनल कैरेक्टर में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे जैसे सिविल केसेस में क्या होता है, लिखिए इसमें, इसमें लिखिए, सिविल मामलों में, सिविल मामलों में शील विसंगत है, सिविल मामलों में शील विसंगत है। कैरेक्टर इज रिलेवेंट, कैरेक्टर इज रिलेवेंट इन, कैरेक्टर इज रिलेवेंट, कैरेक्टर इज इररिलेवेंट, रिलेवेंट मत करना, इररिलेवेंट, कैरेक्टर इज इररिलेवेंट इन सिविल केसेस, इन सिविल केसेस, इधर लिखिए, इन क्रिमिनल केसेस, इन क्रिमिनल केसेस, इन क्रिमिनल केसेस गुड कैरेक्टर इज रिलेवेंट, इन क्रिमिनल केसेस गुड कैरेक्टर इज रिलेवेंट, गुड कैरेक्टर इज रिलेवेंट। यहाँ लिखिए सेक्शन 46 BA से, इधर लिखिए सेक्शन 47 BA से, सेक्शन 46 BA से, सेक्शन 47 BA से। अब कैरेक्टर कैसे काम करता है सर, थोड़ा सा समझेंगे इसको। जैसे मान लीजिए एक आदमी ने 5 लाख रुपए खा लिए, ठीक है, अब उसके पास, उसके ऊपर केस कर दिया कि भाई 5 लाख रुपए आप रिटर्न कीजिए, एक सिविल सूट फाइल हो गया रिकवरी ऑफ मनी का, भाई जो भी धन है उसका प्रत्युत्तरण किया जाए, रिकवरी ऑफ मनी की जाए। आदमी कोर्ट में जाके अपने 5 गवाह खड़े कर देता है और 5 गवाह आके बयान देते हैं कि नहीं नहीं सर, हिज कैरेक्टर इज वेरी गुड, उसका उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है सर, पैसे मिल जाएंगे आपको। सर पैसों के मामले में कैरेक्टर कोई आड़े नहीं आता, ठीक है ना, क्योंकि पैसा क्या होता है सर, पैसा तो किसी का सगा ही नहीं होता, तो किस बात का कैरेक्टर आपका है क्या। अरे आज मैं बोलता हूँ किसी से मैंने 1 लाख रुपए उठा लिया मार्केट में, और कल को पैसा मांगना है और 5 लाख बोलते हैं, नहीं नहीं ये बहुत अच्छा, इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। अरे अच्छे का क्या करे, पैसा तो पैसा देगा ना भाई। अच्छे कैरेक्टर को इधर देखिए, सिविल केसेस में कैरेक्टर का कोई रोल नहीं है, इरेलीवेंट चीज है, मतलब विसंगत है, हमें कोई मतलब नहीं तुम्हारे कैरेक्टर से क्या क्या फर्क पड़ता है। लेकिन क्रिमिनल केसेस में आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है तो फर्क पड़ता है इस चीज का। जैसे मान लीजिए एक बस में जा रहे थे भाई साहब, एक आदमी, गलती से बस वाले ने ब्रेक लगा दिए, ब्रेक लगाते एक मैडम पे धक्का खा के आगे गिर गए। मैडम थी कोई वकील, और तो मैडम ले गई कोर्ट में खींच के, पुलिस सामने ले गई और केस कर दिया, बहुत मना किया, केस कर दिया। फिर कोर्ट में जब मैटर गया तो उस टाइम पे ये बात हुई कि ऐसी इवेंट ऐसा हुआ और वहां पे 3 लोगों ने, या फिर जो स्टाफ था, मतलब जहाँ पे सर काम करते थे वहाँ के 5 फीमेल मेंबर आई, स्टाफ आई, और उन्होंने स्टेटमेंट दिया इनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो कोर्ट अपना ओपिनियन, तो क्रिमिनल केसेस में कैरेक्टर जो है वो रिलेवेंट होता है, यहाँ पे सुसंगत है। बात समझ में आ रही है। एविडेंस एक्ट में बहुत सारी जगह बाइफरकेट किया हुआ है ये सब चीजों को, एविडेंस एक्ट में बहुत सारी जगह चीजों को अलग अलग तरीके से बताया हुआ है। समझ में आई बात, थोड़ा सा समझ में आया कि सिविल केसेस में कैरेक्टर क्या है सर अपना, इररिलेवेंट, विसंगत, जबकि यहाँ पे क्या बन जाता है वही चीज, रिलेवेंट। गुड कैरेक्टर होगा ना सर आपका, आपका अच्छा शील, वो क्रिमिनल केसेस में रिलेवेंट होता है। तो समझ में आया। अब मैं बात करता हूं फर्दर पॉइंट्स की। 2 पॉइंट तो ये हो गए, एक और लिखिए तीसरा। लिखिए with respect to documentary evidences, with respect to documentary evidences,
दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में, दस्तावेजी साक्ष्यों के विषय में, दस्तावेजी साक्ष्यों के विषय में। इसमें लाइन मत खींचना बीच में, इसमें सिर्फ एक 2-3 लाइन लिख लीजिए। जनरली the chapter number 5, generally the chapter number 5 of BSA would apply only in cases of civil matters, would apply only in cases of civil matters, except the special provisions on electronic record, except the special provisions on electronic record, सामान्यतया अध्याय 5 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सिविल मामलों में ही लागू होता है, सिवाय इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित विशेष प्रावधान, ठीक है। ये जनरली एक बहुत ब्रॉड आउटर हम लोगों ने देखा कि एविडेंस कैसे काम करता है। हम अब एविडेंस के कुछ रूल्स पढ़ेंगे कि एविडेंस कहाँ पे दिया जाता है, किस चीज का एविडेंस दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप एडवोकेट थे और कोर्ट में एक केस चल रहा है जहाँ पे एक 16 साल का लड़का एक 15 साल की लड़की को लेके भाग गया है घर से, ठीक है। उसको पेश किया गया कोर्ट के अंदर, मतलब उसको जब भी कोर्ट के अंदर प्रेजेंट किया गया। अब आपके पास में मल्टीपल एविडेंसेस और मल्टीपल प्रूफ है आपके पास में। अगर देखा जाए तो आपके पास में क्या क्या है, आपके पास में उस लड़की का 10th का सर्टिफिकेट है, अगर 10वीं पास की है तो। आपके पास में जो म्युनिसिपैलिटी ने जो बर्थ सर्टिफिकेट दिया है वो भी है, आपके पास में आधार है। कौन सा एविडेंस दिया जाएगा प्रैक्टिकली, अगर हम समझे कौन सा एविडेंस दिया जाएगा इन सब में? किसको आप मानोगे कि ये कंक्लूसिव प्रूफ है कि डेट ऑफ बर्थ यही है? मान लीजिए बर्थ सर्टिफिकेट में अलग डेट है, स्कूल सर्टिफिकेट में अलग डेट है, आधार में एक अलग डेट है, किसको माना जाएगा? बर्थ सर्टिफिकेट। देखिए आप थोड़ा सा अब आप अगर देखेंगे तो सेक्शन 94 है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का, वहां पे भी दिया हुआ है कि ओसिफिकेशन टेस्ट होता है, जहाँ पे क्या होता है कि म्युनिसिपैलिटी की रिपोर्ट, ये बर्थ सर्टिफिकेट सबको एक टेक्निकली देखा जाए आपको ऑन द पैरेलल लाइन माना जाता है। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट होता है ओपिनियन के रिगार्डिंग कि किसको सही माना जाए, तो कोर्ट ऑर्डर करता है ओसिफिकेशन टेस्ट। ओसिफिकेशन क्या होती है? आपकी जो फीमर होती है ना, घुटने से लेकर आपके हिप तक की जो बोन होती है, इसको फीमर कहते हैं। इस फीमर की लेंथ जो थिकनेस होती है, वो थिकनेस उम्र बताती है आपका कि आपकी एज कितनी है। ये ओसिफिकेशन टेस्ट करवाया जाता है जिससे सही उम्र डिटरमाइन हो जाए। हाँ, मतलब जब कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत अगर कंफ्लिक्टिंग एविडेंसेस होते हैं, देखिए कोर्ट का डिस्क्रिशन है। कोर्ट का क्या होता है? डिस्क्रिशन। अगर कुछ नहीं होता तो ओसिफिकेशन होता है। लेकिन मान लीजिए अगर 3-4 डॉक्यूमेंट से सब में अलग अलग बात लिखी हुई है, तो किसको आप कंक्लूसिव मानेंगे? आप बताइए मुझे, किसको आप कंक्लूसिव मानेंगे? तो ये भी एक सवाल है ना। तो ओसिफिकेशन टेस्ट गिव्स यू अ सर्टेन क्लैरिटी, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देता है ओसिफिकेशन टेस्ट, और वैसे वो काम करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है लॉ के, उसके बारे में। लिखिए, द वर्ड एविडेंस पैराग्राफ। देखिए प्री में सवाल पूछे जाते हैं सब, अब बहुत ही आउटडेटेड पहले पूछे जाते थे, अब तो नहीं पूछे जाते।
लेकिन फिर भी आप सिर्फ यही एग्जाम नहीं दोगे, आरजेसी नहीं दोगे, हम जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं वो सारी जुडिशियल सर्विसेज की करा रहे हैं और सारे लॉ ऑफिसर्स के एग्जाम्स की करा रहे हैं। आरपीएससी का जो जेलों का एग्जाम होता है उसमें इस टाइप के सवाल आते हैं जो भी मैं लिखवाऊंगा आपको। द वर्ड एविडेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम is derived from is derived from the Latin word evident, derived from the Latin word evident or evidra, evident or evidra, which means to show clearly. It means to show clearly or to discover clearly or to discover clearly.